कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह उठे और देखा कि रात भर चार्जिंग पे लगा फोन बस 80% पर अटका हुआ है हाँ बिल्कुल। या फिर घर का वाईफाई राउटर वो अचानक लाल बत्ती दिखाने लगता है। और इंटरनेट बंद। अक्सर लगता है कि यार मेरी किस्मत ही खराब है या शायद ये चीज ही बेकार निकली। हम्म। पर क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है या इसके पीछे कोई कोई बड़ा खेल चल रहा है? यही तो सवाल है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे हाथ एक पॉडकास्ट लगा है इलेक्ट्रो वायरल। हाँ। उन्होंने अपने एक एपिसोड शायद एपी 97 था, उसमें इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इतनी जल्दी दम क्यों तोड़ देते हैं। और जो बातें उन्होंने बताई हैं वो काफी आंखें खोलने वाली हैं। बिल्कुल। तो आज हम उन्हीं की गहराई से पड़ताल करेंगे। हाँ। और एक बात शुरू में ही साफ कर दें, जी। हमारा मकसद यहाँ किसी कंपनी को उन्हें बदनाम करना नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस जासूस बनकर उन छिपे हुए कातिलों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे गैजेट्स की उम्र कम कर देते हैं। इलेक्ट्रो वायरल ने कुछ वैज्ञानिक वजह बताई हैं। जैसे गर्मी, नमी। हाँ, गर्मी, नमी और कंपन। आज समझेंगे कि ये अदृश्य दुश्मन कैसे काम करते हैं। चलिए तो फिर एक जासूसी की तरह ही देखते हैं इसे। तो हमारे केस का पहला और सबसे बड़ा मुजरिम है गर्मी। वो पॉडकास्ट इसे इलेक्ट्रॉनिक्स का साइलेंट किलर कहता है। सुनने में तो बड़ा फिल्मी लगता है, पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब कोई डिवाइस गर्म होने से खराब कैसे हो सकता है? ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, गर्मी का असर एक झटके में नहीं होता, वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे डिवाइस को अंदर से खोखला करती है। अच्छा। और इलेक्ट्रोवायरल के मुताबिक इसका सबसे पहला शिकार होते हैं कैपेसिटर। एक मिनट, कैपेसिटर। मैंने ये शब्द सुना तो बहुत है, मदरबोर्ड वगैरह पर वो छोटे छोटे सिलेंडर जैसे दिखते हैं, पर ये करते क्या है और गर्मी इन्हें कैसे खत्म कर सकती है? बिल्कुल सही पहचाना। इनका काम है एक तरह से बिजली के बहाव को फिल्टर और स्थिर करना, एक बांध की तरह। ठीक है। अब इनके अंदर एक तरल पदार्थ यानी इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब डिवाइस लगातार गर्म होता है तो ये तरल पदार्थ धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाता है। मतलब कैपेसिटर अंदर से सूख जाता है? एकदम सही। जैसे ही वो सूखा, उसकी बिजली संभालने की क्षमता खत्म और फिर डिवाइस या तो अजीब हरकतें करने लगता है या पूरी तरह बंद हो जाता है। ओह, अब समझी मैं कि मेरा पुराना लैपटॉप चार्जर जो इतना गर्म होता था कि उस पे चाय रख दो, वो एक दिन अचानक क्यों मर गया। उसके अंदर के कैपेसिटर शायद सूखकर शहीद हो गए होंगे। बिल्कुल। पर क्या सिर्फ कैपेसिटर ही इसका शिकार होते हैं? नहीं, कहानी और भी गहरी है। दूसरा निशाना बनते हैं सेमीकंडक्टर्स, यानी चिप और प्रोसेसर। हाँ, आपके फोन या लैपटॉप का दिमाग। उस पॉडकास्ट में एक बड़ी चौंकाने वाली बात बताई गई है। क्या? हर बार जब आपका प्रोसेसर बहुत ज्यादा गर्म होता है तो वो थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है। उसकी परफॉर्मेंस हमेशा के लिए थोड़ी कम हो जाती है। इसे तकनीकी भाषा में डिग्रेडेशन कहते हैं। मतलब ये एक एथलीट की तरह है जिसके घुटने हर रेस के बाद थोड़े और घिस जाते हैं और एक दिन वो दौड़ने लायक ही नहीं बचता। क्या बात है, बेहतरीन एनालॉजी है। तो इसका मतलब मेरा फोन जो अब धीमा चलने लगा है, उसकी वजह सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, बल्कि उसका प्रोसेसर गर्मी से धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। बिल्कुल यही। और तीसरा हमला होता है सोल्डर जॉइंट्स पर। वो छोटे छोटे टांके। जी, जो सारे पुर्जों को सर्किट बोर्ड से जोड़कर रखते हैं। जब डिवाइस गर्म होता है तो ये धातु के टांके फैलते हैं और जब ठंडा होता है तो सिकुड़ते हैं। और ये दिन में हजारों बार होता होगा। हाँ, और समय के साथ इन टांकों में बहुत ही बारीक दरारें यानी माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे हम किसी तार को बार बार मोड़ें और सीधा करें और आखिरकार वो टूट जाती है। एकदम सही। ये दरारें कनेक्शन को कमजोर कर देती हैं और एक दिन कोई जरूरी कनेक्शन टूट जाता है। और डिवाइस बंद। बंद। एलईडी बल्ब जो अचानक बंद हो जाते हैं, उनमें अक्सर यही होता है। वो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं और अपने ही टांकों को कमजोर कर देते हैं। अब मुझे वो किस्सा याद आ रहा है। मेरा वाईफाई राउटर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। मैंने उसे किताबों की शेल्फ में सबसे पीछे छिपा कर रखा हुआ था ताकि वो दिखे नहीं। हाँ, अब समझ आया कि मैं उसे छिपा नहीं रही थी, मैं तो उसे बिना हवा के एक ओवन में धीरे धीरे पका रही थी। आपने बिल्कुल सही समझा। खराब वेंटिलेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। उस पॉडकास्ट में साफ कहा गया है कि हर पुर्जे की एक अधिकतम तापमान सहने की सीमा होती है। जब हम किसी राउटर को बंद कैबिनेट में या टीवी के ठीक ऊपर रख देते हैं तो हम उसे लगातार उस सीमा के पार धकेल रहे होते हैं। बिल्कुल। नतीजा, जो डिवाइस 5-6 साल चलना चाहिए वो 1.5 साल में ही जवाब दे जाता है। ठीक है, तो गर्मी वाला मामला तो समझ आ गया, ये वाकई एक साइलेंट किलर है। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे बाथरूम के पास रखा ब्लूटूथ स्पीकर बाकी डिवाइसेस से जल्दी खराब हो गया।
जबकि वहां तो कोई खास गर्मी भी नहीं होती। क्या इसका उस दूसरे दुश्मन से कोई लेना देना है? नमी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। गर्मी अगर साइलेंट किलर है तो नमी एक धीमा जहर है। धीमा जहर। हाँ, इसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन ये डिवाइस को अंदर से गला देती है। इसका सबसे सीधा असर होता है जंग और शरण, यानी करोजन। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है वैसे ही कुछ। हाँ, लेकिन बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। सर्किट बोर्ड पर मौजूद तांबे की पतली लाइनें, कनेक्टर्स के पिन, इन सब पर एक हरी या सफेद रंग की परत जमने लगती है। और ये परत बिजली के बहाव में रुकावट पैदा करती होगी। बिल्कुल। ये प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता जब तक कि डिवाइस पूरी तरह काम करना बंद न कर दे। और इलेक्ट्रोवायरल में एक और चीज बताई गई थी जो मुझे बहुत अजीब लगी, कुछ कंडक्टिव पाथ बनने के बारे में। इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही कमाल की चीज है। देखिए, सर्किट बोर्ड पर हर लाइन का एक तय रास्ता होता है। ठीक है। लेकिन जब बोर्ड पर धूल और नमी का मिश्रण जम जाता है तो ये गीली धूल खुद बिजली का एक कंडक्टर बन जाती है। क्या? हाँ, ये बिजली के बहने के लिए एक अनचाहा नया शॉर्टकट बना देती है। इससे दो ऐसे पॉइंट्स के बीच करंट बहने लगता है जिन्हें आपस में कभी जुड़ना ही नहीं था। और इसका नतीजा होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट? अरे बाप रे! मतलब धूल और पानी मिलकर आपके सर्किट बोर्ड पर अपनी मर्जी की नई तारें बना सकते हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक तथ्य उस पॉडकास्ट में बताया गया जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। वो क्या? उन्होंने बताया कि तटीय इलाकों जैसे मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में, जहां हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है, हाँ, वहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मैदानी इलाकों के मुकाबले दोगुनी तेजी से खराब होते हैं। क्या? दोगुनी तेजी से? सच में? दोगुनी तेजी से। मतलब अगर मैं और मेरा दोस्त एक ही दिन एक ही मॉडल का फोन खरीदें और मैं दिल्ली में हूं और वो मुंबई में, तो उसके फोन की उम्र मेरे फोन से आधी होगी? उस पॉडकास्ट के अनुसार हाँ। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हम तो ये सब सोचते ही नहीं जब कोई गैजेट खरीदते हैं। कोई नहीं सोचता। हम स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, कीमत देखते, पर ये कभी नहीं सोचते कि हमारे शहर का मौसम उस डिवाइस की उम्र पर क्या असर डालेगा। सही बात है। तो अब हमारे पास दो मुजरिम हैं, गर्मी और नमी। लेकिन इलेक्ट्रोवायरल एक तीसरे और भी ज्यादा छिपे हुए दुश्मन की बात करता है, जिसे वो अनदेखा हत्यारा कहते हैं। हाँ, कंपन यानी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन? मतलब जैसे फोन का वाइब्रेट होना। पर वो तो हम खुद सेट करते हैं। ये कैसे दुश्मन हो सकता है? नहीं, वो वाइब्रेशन नहीं। यहाँ बात हो रही है उस लगातार हल्के कंपन की जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे छत पर लगे पंखे की हल्की थरथराहट, सड़क पर चलती गाड़ियों से घर की दीवारों में महसूस होने वाला कंपन, या फिर टीवी के बड़े स्पीकर से निकलने वाली बास की वाइब्रेशन। बिल्कुल। हमें लगता है कि ये बहुत मामूली है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए ये लगातार पड़ने वाले हजारों हल्के झटकों जैसा है। लेकिन इतनी हल्की वाइब्रेशन से एक ठोस सर्किट बोर्ड को क्या ही फर्क पड़ेगा? वो कोई कांच का ग्लास तो है नहीं जो टूट जाएगा। फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। ठीक वैसे ही जैसे गर्मी सोल्डर जॉइंट्स में दरारें पैदा करती है, कंपन भी यही काम करता है, लेकिन मैकेनिकली। अच्छा। ये धीरे धीरे सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी में माइक्रो क्रैक्स पैदा कर देता है। ये दरारें इतनी छोटी होती हैं कि आंखों से नहीं दिखती, लेकिन ये अंदर के सर्किट को तोड़ देती हैं। हाँ, और इसके अलावा जो कनेक्टर्स केबल को बोर्ड से जोड़ते हैं वो भी लगातार कंपन से ढीले हो जाते हैं। अच्छा, अब मुझे समझ आया। उस पॉडकास्ट में कुछ उदाहरण दिए थे जो अब बिल्कुल सही लग रहे हैं, जैसे टीवी का सेट टॉप बॉक्स, वाईफाई राउटर, या घर के बाहर लगा सीसीटीवी का अडेप्टर। ये वो डिवाइस हैं जो अक्सर सबसे पहले खराब होते हैं। मेरा सेट टॉप बॉक्स ठीक मेरे टीवी के सबवूफर के ऊपर रखा है। ओहो! मतलब वो दिन भर बांस की वाइब्रेशन झेलता रहता है। बिल्कुल। और जब ये तीनों दुश्मन गर्मी, नमी और कंपन एक साथ मिल जाते हैं तो ये एक जानलेवा कॉम्बिनेशन बन जाता है। अच्छा। एक गर्म और नमी वाला वातावरण डिवाइस को पहले ही अंदर से कमजोर कर चुका होता है, और फिर लगातार कंपन उस कमजोर ढांचे पर आखिरी वार करता है। और इसीलिए डिवाइस अचानक बंद हो जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। बिल्कुल। तो ये तो हो गए बाहरी दुश्मन। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहानी में एक और पहलू भी है। क्या समस्या डिवाइस के अंदर भी हो सकती है? मतलब जिन चीजों से वो बना है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, और इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट इसी पर एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। यहाँ गुणवत्ता और कीमत का एक बहुत बड़ा खेल चलता है। इसमें दो बातें हैं।
पहली, बाजार में खुलेआम बिकने वाले घटिया और नकली पुर्जे। मतलब जब हम अपना फोन किसी लोकल दुकान पे ठीक कराने जाते हैं तब। हाँ, उस पॉडकास्ट के मुताबिक बाजार नकली मॉसफेट्स, डुप्लीकेट आईसीज और बहुत ही कमजोर क्वालिटी वाले कैपेसिटर से भरा पड़ा है। ओह, जब कोई मैकेनिक पैसे बचाने के लिए इन सस्ते पुर्जों का इस्तेमाल करता है तो वो डिवाइस कुछ हफ्ते या महीने तो चल जाता है, लेकिन फिर से खराब हो जाता है। और ये चक्र चलता रहता है। हाँ, एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। और दूसरी बात? जो शायद इससे भी ज्यादा गंभीर है। दूसरी बात है प्लान्ड पार्ट क्वालिटी रिडक्शन की अवधारणा। ये सुनने में किसी साजिश जैसा लगता है, लेकिन ये उससे ज्यादा जटिल है। पॉडकास्ट ये साफ करता है कि बड़ी कंपनियां जानबूझकर ऐसा डिवाइस नहीं बनाती कि वो जल्दी फेल हो जाए। ये एक मिथक है। अच्छा। लेकिन खासकर सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में वे जानबूझकर कम ग्रेड के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल जरूर करती हैं। कम ग्रेड के कंपोनेंट्स, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि बाजार में एक ही पुर्जे के 3 लेवल मिलते हैं, ठीक ठाक, अच्छा और बेहतरीन। मिसाल के तौर पर एक कैपेसिटर है जो 10,000 घंटे और 105 डिग्री सेल्सियस तक काम करने के लिए बना है, ये बेहतरीन है। ठीक है। और एक दूसरा कैपेसिटर है जो सिर्फ 2,000 घंटे और 85 डिग्री तक के लिए बना है, ये ठीक ठाक है। तो जब कोई कंपनी एक बजट चार्जर या सस्ता राउटर बनाती है तो लागत कम रखने के लिए वो जानबूझकर ठीक ठाक वाला पुर्जा चुनती है। लेकिन ये तो धोखा हुआ ना। क्या वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो जानबूझकर ऐसी चीज बना रहे हैं जो जल्दी खराब होगी? ये एक ग्रे एरिया है। वो इसे धोखा नहीं, इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ कहते हैं। इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ। उन्हें पता होता है कि ये पुर्जा शायद 2-3 साल में फेल हो जाएंगे, जो अक्सर उस प्रोडक्ट की वारंटी खत्म होने के ठीक बाद का समय होता है। अच्छा। वो प्रोडक्ट को फेल होने के लिए डिजाइन नहीं कर रहे, लेकिन वो ऐसे पुर्जे चुन रहे हैं जिनकी उम्र सीमित है। और इस रणनीति का मकसद सीधा है, बिक्री के बाद की मांग और मरम्मत का चक्र बनाए रखना। बिल्कुल। आपका डिवाइस वारंटी के बाद खराब होता है, आप या तो नया खरीदते हैं या उसे रिपेयर कराते हैं। दोनों ही सूरतों में इंडस्ट्री का फायदा होता है। वाह, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें उपभोक्ता को कम कीमत पर डिवाइस मिल जाता है और कंपनी का बिजनेस लगातार चलता रहता है। लेकिन इसका नुकसान पर्यावरण को होता है और लंबे समय में हमारी जेब पर भी भारी पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी जासूसी को समेटते हैं। हाँ। जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि हमारे गैजेट्स का खराब होना किसी एक विलन का काम नहीं है। ये तो गर्मी, नमी, कंपन जैसे बाहरी दुश्मनों और डिवाइस के अंदर इस्तेमाल हुए ठीक ठाक क्वालिटी के पुर्जों का एक मिलाजुला हमला है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से उस पॉडकास्ट का जो सबसे जरूरी और उम्मीद देने वाला संदेश है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का खराब होना एक नेचुरल प्रोसेस है। उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम सिर्फ इन 3 बाहरी कारकों गर्मी, नमी और कंपन को कंट्रोल कर लें तो किसी भी डिवाइस की उम्र बहुत ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। कितनी? कुछ अंदाजा है? उस पॉडकास्ट का दावा है, और ये बहुत बड़ा दावा है, कि सिर्फ इन 3 चीजों का ध्यान रखने से एक औसत डिवाइस की उम्र 2 साल से बढ़कर 5 से 7 साल तक हो सकती है। 5 से 7 साल? हाँ, ये जानकारी हमें एक लाचार खरीदार से एक समझदार यूजर बनाती है। हमें पता चलता है कि हम असहाय नहीं हैं। राउटर को खुली जगह पर रखना, बाथरूम के पास इलेक्ट्रॉनिक्स न रखना, ये स्पीकर के ऊपर सेट टॉप बॉक्स न रखना, ये छोटी छोटी आदतें हमारे हजारों रुपए बचा सकती हैं। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि हमारे उपकरणों का जीवन काल हमारी किस्मत पर नहीं बल्कि विज्ञान और व्यापार के एक जटिल जाल पर निर्भर करता है। और अच्छी बात यह है कि इस जाल के कुछ धागे हमारे हाथ में भी हैं। बिल्कुल। और अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जी। इलेक्ट्रोवायरल का एपिसोड कंपनियों पर कम गुणवत्ता वाले पुर्जे इस्तेमाल करने की बात करता है, जिससे मरम्मत का एक चक्र बना रहे। पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस चक्र के लिए सिर्फ कंपनियां ही जिम्मेदार हैं? बिल्कुल। या हमारी खरीदने की आदतें भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। हाँ। जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो क्या हम में से ज्यादातर लोग सॉर्ट बाय, प्राइस लो टू हाई पर क्लिक नहीं करते? ये तो है। क्या ये चक्र इसलिए मौजूद है क्योंकि हम ग्राहक के तौर पर हमेशा सबसे कम शुरुआती कीमत की मांग करते हैं, बिना ये सोचे कि वो चीज कितने समय तक चलेगी? शायद ये चक्र कंपनियों और हम ग्राहकों ने मिलकर बनाया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो इलेक्ट्रोवायरल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा मिशन है ज्ञान हर किसी का अधिकार है। आप सिर्फ व्यूअर नहीं, हमारे इलेक्ट्रोवायरल नॉलेज फैमिली का हिस्सा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।